नमस्कार दोस्तों। यह एनसीईआरटी की बुक है। एन सी ई आर टी की, ठीक है ना। कक्षा 8 की है, पॉलिटिकल की। तो चलिए, ऑथेंटिक बुक है, सरकारी बुक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए पढ़ते हैं हर एक फैक्ट, हर एक लाइन को। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में फैक्ट आएंगे उनको अपन अच्छी तरह से देख लेंगे, जैसे कि क्वेश्चन गलत ना हुआ है। ये फ़ोटो है भाई, ये शायद संविधान सभा की फ़ोटो है। जब देख, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ हैं? जूम करते हैं ना। ये रही सरदार वल्लभ भाई पटेल। भीमराव अंबेडकर जी हैं क्या इसमें? पता नहीं यार, है ना। ये भाई साहब तगड़ी तगड़ी विभूतियाँ हैं। हाँ, ठीक। देश के संविधान बनाने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। महिलाएं तो सिर्फ देख एक, है ना, दो और तीन, तीन चार, ये इंदिरा गांधी है शायद। नहीं, इंदिरा गांधी नहीं है ना। चार, चार, चार ही है। चार नहीं, एक ही। पाँच, पाँच या छः रख ले। शिक्षकों के लिए सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पर केंद्रित पिछली दोनों पाठ्य पुस्तकों में भारतीय संविधान का बार बार जिक्र आया है। दोनों ही पुस्तकों में संविधान का उल्लेख तो था, लेकिन उस पर पर्याप्त रूप से चर्चा नहीं की गई थी। इस साल इकाई 1 के अध्यायों में मुख्य रूप से संविधान पर विचार किया जा रहा है। अध्याय 1 में सबसे पहले उन सिद्धांतों की चर्चा की गई है जिनसे उदारवादी संविधान का जन्म होता है। जिन विचारों के बारे में बात की जा रही है, बच्चों को उनसे परिचित कराने के लिए 3 छोटे छोटे चित्रकथा पट भी दिए गए हैं। इन चित्रकथा पट्टों में कक्षा के भीतर घटने वाली सामान्य घटनाओं के जरिए 3 जटिल मूलभूत सिद्धांतों यानी कि कॉन्स्टिट्यूटिव प्रिंसिपल्स, मूलभूत सिद्धांतों। जब सिद्धांतों को बोलते हैं प्रिंसिपल्स, है ना, मूलभूत का कॉन्स्टिट्यूटिव, इंग्लिश कमज़ोर है, को समझा गया। चित्रकथा पट्टों के जरिए हम विद्यार्थियों को यह समझा सकते हैं कि ये मूलभूत सिद्धांत हमें किन चीज़ों से शिक्षा प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान चर्चा एक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत की गई है। इसका मकसद विद्यार्थियों को इस बात का एहसास कराना है कि हमारे उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष से भारतीय लोकतंत्र पर कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। संविधान की चर्चा करते हुए हमें इसके कुछ मुख्य आयामों की व्याख्या करने के लिए नए और प्राय कठिन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। नए और प्राय कठिन शब्दों का। इन शब्दों को पढ़ाते हुए इस बात को ध्यान में रखें कि बच्चों को ये बातें अगली कक्षाओं में और विस्तार से पढ़नी है। इसलिए यहाँ कोशिश ये की गई है कि बच्चे भारतीय लोकतंत्र से संबंधित इन आयामों की आधारभूत समझ ग्रहण कर लें। अध्याय 2 में धर्मनिरपेक्षता पर चर्चा की गई है। धर्मनिरपेक्षता की सबसे प्रचलित परिभाषा इस समझ पर आधारित है कि धर्म और राज्य दोनों को एक दूसरे से अलग रखा जाना चाहिए। यहाँ इसी परिभाषा को एक प्रस्थान बिंदु के रूप में देखा गया है और इसके आधार पर 2 जटिल विचारों की व्याख्या की गई है। पहला विचार इस बात की ओर संकेत करता है कि राज्य और धर्म के बीच फासला क्यों महत्वपूर्ण है, और दूसरा इस बात पर जोर देता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता के कौन से खास पहलू हैं। राज्य और धर्म के बीच पृथक्करण के 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण यह है कि एक धर्म का दूसरे धर्म पर यानी कि अंतर्धर्म
रिलीजन्स वर्चस्व स्थापित नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि धर्म के भीतर भी जो विभिन्न प्रकार के वर्चस्व स्थापित हो जाते हैं, यानी अंतः धार्मिक इंट्रा रिलीजियस वर्चस्व, उनका विरोध किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए इस अध्याय में हिंदू धर्म के भीतर छुआछूत के चलन पर चर्चा की गई है। अंतर्धार्मिक को बोलते हैं इंग्लिश में इंटर रिलीजन्स है ना। अंतर्धार्मिक अलग है, एक धर्म का दूसरे धर्म पर, यानी कि अंतर्धार्मिक अलग बात है और अंत है धार्मिक अलग है। एंटर और एंट्रा ये ऐसे ही है जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय है ना और राष्ट्रीय वर्चस्व, इनका विरोध किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए इस अध्याय में हिंदू धर्म के भीतर छुआछूत के चलन पर चर्चा की गई है। इस प्रथा की वजह से ऊंची जातियों के लोगों को कुछ निचली जातियों के लोगों पर दबदबा कायम करने का मौका मिलता रहा है। धर्मनिरपेक्षता का संस्थागत धर्म से विरोध है और इसका मतलब है कि यह सोच धर्मों के भीतर स्वतंत्रता एवं समानता को प्रोत्साहित करती है। इस अध्याय में दूसरा महत्वपूर्ण अवधारणात्मक सवाल इस बात पर केंद्रित है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अनूठी विशेषता क्या है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य को धर्म से अलग रखकर व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है, लेकिन यह अवधारणा धर्मों के भीतर सुधार की गुंजाइश भी पैदा करती है। मिसाल के तौर पर इसके जरिए छुआछूत और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के उन्मूलन की दिशा में बढ़ा जा सकता है। फलस्वरूप धार्मिक समानता धर्मों के भीतर और धर्मों के बीच, धार्मिक समानता क्या है, धर्मों के भीतर और धर्मों के बीच स्थापित करने के जरिए भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्मों से दूर भी रहता है और उनमें हस्तक्षेप भी करता है। यह हस्तक्षेप पाबंदी के रूप में भी हो सकता है, जैसे छुआछूत के मामले में, और धार्मिक अल्पसंख्यकों को सहायता मुहैया कराने के रूप में भी। इस अध्याय में इस बात की व्याख्या की गई है कि इसे सैद्धांतिक फासला बताया गया है। सैद्धांतिक फासला बात बहुत बढ़िया आ रही है भाई। इस अध्याय में दूसरा महत्वपूर्ण अवधारणात्मक सवाल इस बात पर केंद्रित है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अनूठी विशेषता क्या है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य को धर्म से अलग रखकर व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है, लेकिन यह अवधारणा धर्मों के भीतर सुधार की गुंजाइश भी पैदा करती है। मिसाल के तौर पर इसके जरिए छुआछूत और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के उन्मूलन की दिशा में बढ़ा जा सकता है। फलस्वरूप धार्मिक समानता धर्मों के भीतर और धर्मों के बीच स्थापित करने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्मों से दूर भी रहता है, उनमें हस्तक्षेप भी करता है। यह हस्तक्षेप पाबंदी के रूप में भी हो सकता है, जैसे छुआछूत के मामले में, और धार्मिक अल्पसंख्यकों को सहायता मुहैया कराने के रूप में। इस अध्याय में इस बात की व्याख्या की गई है और इसे सैद्धांतिक फासला बताया गया है। इसका मतलब यह है कि राज्य की ओर से धर्म में किसी भी तरह का हस्तक्षेप संविधान में सूत्रबद्ध किए गए आदर्शों पर आधारित होना चाहिए। ऊपर जिन बातों की चर्चा की गई उनमें से कई बिंदु काफ़ी जटिल है, लिहाजा यह बहुत ज़रूरी है कि यह अध्याय पढ़ाने से पहले आप इन बातों को अच्छी तरह समझ लें। विद्यार्थियों की तरफ से इस बारे में कई तरह के सुझाव आ सकते हैं कि सरकार को धार्मिक मामलों में दखल क्यों देना चाहिए या क्यों नहीं देना चाहिए, क्यों देना चाहिए या क्यों नहीं देना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी भी तरह की चर्चा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए, लेकिन यह चर्चा एक सीमा के भीतर भी रहे ताकि धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे में बच्चों के जहन में मौजूद प्रचलित रूढ़ छवियाँ और मजबूत नहीं होने लगे। अब आ रहा है पाठ भारतीय संविधान। भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा, बहुतों ने खेला भी होगा। जैसा कि इसके नाम से ही अंदाज़ा हो जाता है, यह खेल पैरों से संबंधित है।
फुटबॉल का एक नियम यह है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाएं से नहीं छू सकता। अगर किसी खिलाड़ी की बाएं गेंद को छू जाती है तो उसे फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों से लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो इस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह हॉकी का क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ तय नियम होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है। अलग अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं। वह नियमों और आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। कक्षा और 7 में सामाजिक व राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी यह सवाल आपके भीतर पैदा हुआ कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया या उसे किसने लिखा था? इस अध्याय में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में इनमें से कुछ बातों पर विशेष जोर दिया जाएगा। किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, ये दस्तावेज उन आदेशों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रह सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं। उनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हो। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। ऊपर भी बैठे हैं भाई, देखिए। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। कब? 1934 में। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। ये क्वेश्चन आ चुका है। संविधान सभा का गठन किया गया था दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, अप्रैल में। दिसंबर
बताइए, संविधान के गठन की मांग को सर्वप्रथम कब अपनी मांगों में सम्मिलित किया था कांग्रेस ने? 1934 में। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। प्रश्न 2 पर दिए गए चित्र में संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949। भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। बगल में दिए गए चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है। संविधान सभा की गठन की मांग को कब मंजूरी दी गई थी कांग्रेस के द्वारा? 1934 में। संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949। स्पीकर नहीं है भाई, अब स्पीकर है और अब तो नया संसद भवन भी बन चुका है। लेकिन ये बैठने की व्यवस्था और यहाँ जो लेते हैं फिर यहाँ पहुँचाते हैं, सबकी स्थिति पहले जैसी ही है। नेपाल में लोकतंत्र के लिए जनसंघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेपाल की बात है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल तक कायम रही। 2002 तक यानी कि 12 साल तक कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांवों में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जनसंघर्ष हो चुके थे। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी कि 12 साल कायम रही। लोकतंत्र की स्थापना, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी कि 12 साल तक कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांवों में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव को बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जों में लेना शुरू कर दिया। किसने? राजा ज्ञानेंद्र ने। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली और नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत कर दिए। माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए।
इस समझौतों में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह जन आंदोलन 2003 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से की गई छोटी छोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य ऊपर के चित्रों में है। लोकतंत्र की मांग को लेकर क्या नाम था राजा का? ज्ञानेंद्र। कब से कब तक चला था? 1990 से 2002 और अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांवों में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव को बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। ये होली जला रहे हैं भाई कपड़ों की। अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि मूलभूत यानी कि कॉन्स्टिट्यूटिव सबसे आप क्या समझते हैं? अपने रोज़मर्रा के जीवन के आधार पर मूलभूत नियम का एक उदाहरण दें। नेपाल की जनता एक नया संविधान क्यों चाहती थी? भाई बात समझ भैया, है ना? आगे चलते हैं। खाते अपन रक्षा की जानी चाहिए। इन बातों का क्या मतलब? यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था। वहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वो आदर्श नहीं थे जो नेपाल के लिए वे चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ते रहे थे। जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। कब? 2015 में। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी वह निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है।
राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे दी गई चित्रकथा पटलेख में देखा जा सकता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से भी सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इस बात की संभावना रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। बात तो सही है। इस तरह की विकृतियों से बचाव का प्रयास संविधान में मिलता है। राजनेता द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे दी गई चित्रकथा पट में देखा जा सकता है। ऐसा नियम होना चाहिए कि भाई हर साल ये नेता है ना, इनका यहाँ तो टेस्ट होना चाहिए, यहाँ पर कुछ हटाने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर जो खरा नहीं उतरता है इतने इतने काम करने पे, तो चलो भाई उसको हटा दो, और जिसने उससे कम वोट प्राप्त किए हैं उसको बैठा दो। तो जिससे ये जनता से जुड़े रहे नेता, ये नहीं कि भाई चुनाव हो गए और 5 साल बाद में दर्शन देते हैं। सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है। वह दबंग किस्म का लड़का है। उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती है। वह सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती है। सुरेश मौके का फ़ायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है। अनिल, आज मैं राम मैडम से तुम्हारी शिकायत करने वाला हूँ। लेकिन मैंने किया क्या है? श्रीमती राव के लौटने पर, जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा। तुम आज 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। लेकिन मैडम, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथे सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। वहाँ आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया। बताइए, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये किस अधिकार की बात कर रहा है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। मॉनिटर अपनी शक्ति का किस तरह दुरुपयोग कर रहा है? नीचे दी गई किस परिस्थिति में मंत्री को अपनी सत्ता के दुरुपयोग का दोषी कहा जाएगा? जब वह ठोस तकनीकी कारणों से अपने मंत्रालय की किसी परियोजना को नामंजूर कर देता है। मंत्री अपनी सत्ता के दुरुपयोग का दोषी कहा जाएगा जब वह ठोस तकनीकी कारणों से अपने मंत्रालय की किसी परियोजना को नामंजूर कर देता है। नीचे दी गई किस परिस्थिति में मंत्री को अपनी सत्ता के दुरुपयोग का दोषी कहा जाएगा? जब वह ठोस तकनीकी कारणों से अपने मंत्रालय की किसी परियोजना को नामंजूर कर देता है। जब वह अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षा कर्मियों से पिटवाने की धमकी देता है। एक तो ये है जब वह थाने में फ़ोन करके पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालता है कि उसे किसी दोषी रिश्तेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जाए। ये है वह तकनीकी कारणों से
अपने मंत्रालय को किसी परियोजना को नामंजूर कर देता है। के और गे होना चाहिए। क्या चल रहा था अपना? एक मौलिक अधिकार है। एक मौलिक अधिकार है। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करें। नीचे दी गई चित्रकथा पट में कक्षा के भीतर की एक घटना के आधार पर इस बात को समझाया गया है। खेलों की घंटी शुरू होने वाली है। चलो आज कुछ अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल। नहीं, हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। हाँ, हम जीत गए, हम जीत गए। यह तो होना ही था। लड़कों की संख्या कक्षा में ज़्यादा है। लड़कों की संख्या कक्षा में ज़्यादा है। हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज़्यादा है। मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जाए। बात तो सही है। इस तरह के अस्वस्थ है ना, इस बात को समझाया गया है। भीतर एक घटना के आधार पर इस बात को समझाया गया है। इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं, जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है। जैसा कि इस चित्रकथा पट से पता चलता है, बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाए कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित नहीं किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं। इंटर कम्युनिटी, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे अंतर समुदाय इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं। उपरोक्त चित्रकथा पट में कौन लोग अल्पसंख्यक में हैं? लड़की। बहुसंख्यक गुट द्वारा लिए गए फैसलों से अल्पसंख्यक गुट किस तरह दबाया जा रहा है? उनकी इच्छा की कोई सुन ही नहीं रहा है ना भाई। इंट्रा वर्चस्व कहते हैं। अंतः सामुदायिक हो सकता है वो। बताइए अंतः सामुदायिक किसे कहते हैं? अंतः सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। संविधान क्यों होना चाहिए? इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। ये बात सुनने में ज़रा अजीब लगती है, हम खुद को अपने आप से बचा सकें। असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे के चित्रकथा पट को देखिए। समनम दुविधा में है, उसे कुछ तय करना है। कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है। मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती। पर अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊंगी। सबनम, तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? मुझे टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन ज़रूर करेगा। मुझे एक बात सूझ रही है, अगर आज की रात कोई भी टीवी न देखें तो तब शायद मेरा भी मन नहीं ललचाएगा। ठीक, संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिससे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को भी शासन सौंप देना चाहिए, फौजी शासन हो जाना चाहिए।
इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। तानाशाही शासन को उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। इस चर्चा से आप समझ जाएंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शबनम इस बात पर क्यों खुश हो गई कि उसने टीवी नहीं देखा? ऐसा स्थिति पर आप क्या करते हैं? अच्छा होगा मैंने कल टेलीविज़न नहीं देखा। उन आखिरी 2 अध्यायों में से इतने सारे सवाल आए हैं। आइए अब निम्नलिखित उदाहरणों से जुड़े मूलभूत नियमों से तालिका को भरें। इसके जरिए इस बात को दोहराएं कि लोकतांत्रिक समाजों में संविधान इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाता है। उदाहरण: मूलभूत नियम। नेपाल में लोकतंत्र के लिए चले आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ के लोगों ने एक नया संविधान अपनाया। ये ऐसे आदर्श हैं जिससे पता चलता है कि हम किस तरह की शासन व्यवस्था में रहना चाहते हैं। सुरेश अपने सहपाठी अनिल को बेवजह परेशान कर रहा है। तानाशाह: लड़कियों को बास्केटबॉल खेलने का मौका नहीं मिलता क्योंकि उनकी कक्षा में लड़कों की संख्या ज़्यादा है। भविष्य को का हित हो रहा है इसमें। शबनम ने टीवी देखने की बजाय अपने अध्यायों को दोहराने का फैसला लिया। आइए अब भारतीय संविधान कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन करें और इस बात को समझें कि उपरोक्त बिंदु कुछ खास आदर्शों और नियमों का रूप किस तरह ग्रहण करते हैं। अब है भारतीय संविधान मुख्य लक्षण। ठीक, इसको पढ़ेंगे बाद में। भारतीय संविधान मुख्य लक्षण। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।